और साथ ही साथ उसमें उन्होंने तमाम सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से लोग भाजपा की सरकार से फायदा ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वापस लौटेंगे। आज हम सूबा बोलेगा कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं यूपी बिहार में शराब से कोहराम। शराब से कोहराम की जब हम बात करते हैं तो पूरे राज्य में, चाहे हम यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, स्थितियां एक जैसी ही हैं। संभल की हम बात करें तो 2 लोगों की शराब और भांग से मृत्यु हुई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें तो 4 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई है और शराब इतनी खतरनाक थी कि 1 घंटे के भीतर यहां पर मौत दर्ज की गई है। डॉक्टर ने लाख कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाए इन चारों युवकों को। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बिहार, वैसे तो शराब मुक्त प्रदेश है, बात होती है तो ये होता है कि यहाँ पर शराब की बिक्री नहीं होती है, लेकिन जब अवैध शराब की बात होती है तो धड़ल्ले से मिलती है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि बेगूसराय में ये शराब धड़ल्ले से मिल रही है, ना केवल मिल रही है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं और उसके बाद मौतों का मामला जब सामने आता है तब प्रशासन की नींद यहां से टूटती है और इस मामले में तब जानकारी मिलती है। आपको तमाम खबरें हम दिखाएंगे और एक बार फिर से बताएंगे कि किस तरह से यूपी और बिहार में ये तमाम स्थितियां हैं। एक एक करके पहले खबरें बताएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में शराब और भांग के सेवन से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर जब पुलिस पहुंचती है, मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो 2 ग्रामीणों की मौत से गांव में मातम का माहौल बन जाता है। संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के अनुसार गन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमरई के कुछ लोगों ने शिवरात्रि के पर्व पर अत्यधिक मात्रा में भांग की पकौड़ियां और शराब का सेवन किया, जिससे बीती रात 2 ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण की हालत यहां पर अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यह मामला संभल का था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फर्रुखाबाद की। अंतर्गत ग्राम सिमरई से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई है कुछ लोग जिन्होंने शिवरात्रि के दिन मेले में काफ़ी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया तथा उसके बाद शराब का सेवन किया। ऐसे लोगों में से 2 की कल रात को मृत्यु हो गई। इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। साथ में जो अन्य लोग जिन्होंने इनके साथ में भांग खाई थी उनमें से एक की हालत खराब है, बाकी लोग सामान्य हैं। उनको भी एहतियातन इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अन्य लोगों ने भी शराब का सेवन किया था लेकिन वो सब सामान्य हैं। केवल जिन लोगों ने भांग और शराब एक साथ पी थी उनमें से 2 की हालत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और संभल के बाद अब आपको तस्वीर दिखाएंगे फर्रुखाबाद की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता जरूर मिली है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की 65 लाख रुपए की अवैध शराब के ट्रक सहित 4 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। पंचायत चुनाव में होली पर मतदाताओं को खुश करने के लिए अवैध शराब की डिमांड बढ़ रही है। पंचायत चुनाव में अवैध शराब की यदि हम बात करें तो माफिया गैर प्रांत से शराब मंगा रहे हैं। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि स्वाट टीम और कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने 900 पेटी शराब सहित ट्रक चालक और कार सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सिमरनजीत मोहाली पंजाब, परमजीत अंबाला पंजाब, ललित निवासी नगीना बिजनौर, बेचैन निवासी छातापुर बिहार को इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा किया। तो ये बात है फर्रुखाबाद की। ये थाना मोहम्मदाबाद एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और आबकारी विभाग की जो संयुक्त टीम के द्वारा एडिशनल एसपी और सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई फर्रुखाबाद पुलिस के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत 38 लाख की अवैध शराब बरामद हुई है। इसमें मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम के द्वारा मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक जिसके अंदर करीब 850 पेटी अवैध शराब थी वो बरामद हुई है। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में वैसे तो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अभी भी नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ताजा घटना की यदि हम बात करें तो बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की हम बात कर रहे हैं, जहां 4 दोस्तों की मिलावटी शराब पीने से एक साथ मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार रात 4 दोस्त रोज की भांति स्टेडियम में बैठकर मिलावटी शराब का
सेवन कर रहे थे, जिसके बाद उनकी स्थिति पहले तो बिगड़ने लगी। परिजनों ने चारों को निजी नर्सिंग होम में स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन घंटे भर के अंदर ही चारों की मौत हो गई। शराब इतनी खतरनाक बताई जा रही थी कि डॉक्टर भी इन्हें बचा नहीं पाए। लाख कोशिशों के बावजूद और 1 घंटे के भीतर इनकी मौत हो गई। इसके बाद मामला प्रतापगढ़ का सामने आता है। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाने में रामपुर दाबी में जहरीली शराब से अब तक कुल 15 लोग प्रभावित हो चुके हैं। एक और इस शराब के पीने से दंपति समेत 4 लोग मौत के मुंह में वैसे ही समा चुके हैं, तो वहीं 8 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिन्हें प्रयागराज हॉस्पिटल रेफर किया जा चुका है। 3 अन्य का अभी भी इलाज चल रहा है। परिजनों और ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है कि बाजार में पड़ोसी गांव का बाबूलाल पटेल झोले में शराब बेचता है, जिस पर कोई कार्रवाई कभी होती नहीं है और पुलिस हमेशा अनदेखा करती है। जहां से सस्ती शराब खरीदकर लोग पीते हैं। पहले तो पड़ोसी गांव में भी चंद रोज पहले 2 लोगों की इसी घटना को लेकर मौत हो गई थी। आईजी कविंद्र प्रताप का कहना है कि मृतकों ने अधिक मात्रा में शराब पी थी। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ में देशी शराब अधिक मात्रा में पीने से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। शराब का नमूना मिला है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। घटना में जो बेचने वाला है वो बाबूलाल पटेल नाम का एक व्यक्ति है, जो चोरी छिपे ये देशी शराब बेचता है, और इसके भाई की और इसकी पत्नी की गिरफ्तारी की गई है। और इसके बाद हम बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर जिले में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक ने गांव की दुकान में मिलने वाली शराब का सेवन किया था और कुछ देर बाद युवक की तबीयत बिगड़ी। परिजनों द्वारा युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने गांव के एक दुकानदार पर ही जहरीली शराब बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच तो कर रही है, लेकिन आबकारी विभाग की यदि हम बात करें तो शराब बिकने की बात से ही यहां पर इनकार किया जा रहा है। जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव के हरीशचंद्र राजपूत ने गांव की एक दुकान से शराब लेकर पहले तो उसका सेवन किया, तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस मामले में पूरी मौत होने से मामले में तूल पकड़ लिया है, लेकिन आबकारी विभाग अभी भी पलटता नजर आ रहा है। मेरा छोटा भाई है हरीशचंद्र राजपूत, किसानी का काम करता है और वो मटर की कटाई चल रही थी, तो खेत से कुछ 1-2 लड़कों को लेके गया होगा, तो अब शाम को उनके साथियों ने कहा होगा किसी ने, उसका मन हुआ हो पीने के लिए, तो जो गांव में वो स्प्रेड वाली दारू बेचते हैं लोग, तो उनके यहाँ से एक लड़का है, उसी से मंगवाई थी। अब उसमें क्या है क्या नहीं था बता नहीं सकते, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी है उसमें डॉक्टर साहब ने साबित भी किया कि इसमें पॉइजन है। ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। भी किसी भी प्रकार की जहरीली शराब की बिक्री नहीं होती है। जहां भी संज्ञान में आता है कि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत जाकर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाती है। वैसे हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमने जाकर के वहाँ मुखबिरों द्वारा सूचना तंत्र विकसित करके हमने उस गांव में दबिश कार्रवाई की थी। अब इसी कड़ी में प्रतापगढ़ की ही एक और घटना है, जहां पर 6 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल है। जहरीली शराब पीने से एक शख्स की यहां पर आंख की रोशनी चली गई, जबकि कई लोग गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें कि बुधवार को 3 लोगों को संदिग्ध दशा में मौत के बाद आज फिर 3 की मौत इलाके में हुई है और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। मिली जानकारी के अनुसार शराब के ठेके से शराब खरीदकर पीने के बाद इन सभी लोगों की हालत बिगड़ी थी। क्या हुआ है, क्या इनका पेट में दर्द हुआ और इन्होंने शराब पी रखी थी और उसके बाद मुंह से झांक आई, ठीक हो गए थे और रात में जो है खत्म। क्या नाम है जो मरे हैं, आपके कौन है? हमारे चाचा हैं भोला पटेल। भोला पटेल। ये शराब कहाँ से आई थी? ये शराब आई थी ठेके से। सर ऐसा है, वो परसों शाम में दारू पिया था फिर उसके बाद उसकी तबीयत पेट में ऐठन हुआ, वो बड़ी ऐसे जो है उसकी नाच रही है, उसको अंधा हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। इला के यहाँ डायरेक्ट यहाँ रूम। दारू कहाँ पिया था? दारू भगवतगंज ठेके पर। तो दारू पीने के बाद से उसकी हालत नाजुक हो गई? हाँ, उसके शाम को पिया था, शाम में सुबह। सरकारी ठेका है? हाँ, सरकारी ठेका है।
ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु शराब पीने से हुई है। ये अभी संदिग्ध मामला है। इस पर तत्काल आबकारी इंस्पेक्टर और स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपलब्ध यदि ऐसा पाया जाता है कि इस कारण से मृत्यु हुई है तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की। तो यूपी बिहार में शराब से कोहराम की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें इसलिए दिखाई ताकि आप स्थिति को समझ सकें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह की स्थिति बन रही है। ये स्थिति क्यों बन रही है, इसके पीछे कौन कौन शामिल है, गिरोह में कौन है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सूबा बोलेगा में आगे बढ़ेंगे और जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उससे मामला साफ नजर आता है कि यूपी बिहार दोनों की ही बात करें, अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों ही कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जागने का नाम नहीं ले रहा। आज जब तमाम तस्वीरें देखने के बाद घटना सामने आई तो कहीं ना कहीं पर पुलिस अधिकारी और दरोगा को सस्पेंड किया गया है, लेकिन वो खानापूर्ति कर ली गई है। अंदर कहां पर किसको फायदा हो रहा है, किस लिए इस पर आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, किस लिए सूचना मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ा जाता है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ पैनल में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मनोज उपाध्याय बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। संजय सिंह जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। नाहिद अकील सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर रामानुज प्रसाद प्रवक्ता आरजेडी भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारा साथ देने के लिए मुकेश कुमार हमारे संवाददाता और महफूज हसन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आऊंगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह की घटनाएं हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, आपको भी इन तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी होगी। इस तरह की घटनाएं होती हैं, अवैध शराब का धंधा धड़ल्ले से चलता है और शासन और प्रशासन इनकी नाक के नीचे चलता है, तब भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल हम हेलो जी मनोज जी आप अपनी बात पूरी करें। हेलो, बिल्कुल आपने सही कहा जी। हाँ, आपने सही कहा कि लेकिन हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए हमने हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार
आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे शुरू में ही जो है इसके लिए हमने एक नियम बनाया था। उस नियम के तहत जो नई नीति हमारी आबकारी की आई थी कि हम घर में भी जो शराब हमारे रहेंगे वो भी सरकार उसको लाइसेंस के तहत रखेगा। 6 लीटर से अधिक हम एक घर में नहीं रखेंगे और इसकी पुष्टि और इसकी जांच होके ही होगी। लेकिन हम कह रहे हैं हर चीज़ हम सरकार पे डालते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हमको चाहिए कि हल्का सा हम अपने अंदर भी सुधार लें। मान लिया जो चीज़ अत्यधिक हम करेंगे, जब सरकार हर जगह, क्योंकि ये रुकने वाला भाई रोकने की प्रक्रिया हमारे यूपी सरकार की नहीं थी, तो इसलिए इसको जो है सरकार ने उन्हीं के पैटर्न पे हमने उसको पूरा करने का काम किया। हमने ये किया कि आप जो है अपने घर में ही काम करिए, रजिस्ट्रेशन के साथ करिए, जिससे कि अच्छा क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी के साथ हम जो भी लोग मतलब शराब का सेवन करें, मदिरा का प्रयोग करें, वो उनको एक अच्छी क्वालिटी का जो है मदिरा उपलब्ध हो सके। ये हमारी नीति। लेकिन अब रह गई बात जो हमारी आम जनता है, हमारी जनमानस है, जिसको हम जनता जनार्दन के रूप में जानते हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह के हर जगह से वो लोग सस्ते क्वालिटी का जो है शराब लेते हैं। हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर जहाँ का जो है 50 रुपये की कीमत की चीज़ है, अगर हमको 10 रुपये में मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी क्या होगी। रही बात जो लोगों ने भी शराब के नाते जिनकी भी मृत्यु हुई है, इसके लिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं। मैं संवेदना भी व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जांच का विषय है और जांच होने पे जो भी दोषी है उस पर योगी सरकार है, बख्शने वाली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इस बाकी जो भी भाई एक्सपायर हुए हैं उसके लिए हमें बेहद सांत्वना है। इसके लिए मैं तहे दिल से मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी कुछ जी। मनोज जी, सांत्वना तो अब आपने दे दी है, ये बात ठीक है, सांत्वना हम सब की भी उनके साथ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अवैध शराब की जब फैक्ट्रियां चलती हैं, अब जब छापेमारी हो रही है तो तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी हो रही है, पुलिस भी पहुंच रही है। ऐसा तो नहीं है कि इन फैक्ट्रियों की जानकारी एक दिन पहले ही होती है, इन फैक्ट्रियों की जानकारी कहीं ना कहीं पहले से होती है, लेकिन नकेल क्यों नहीं कसी जाती? देखिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि जो है पहले से जानकारी होती तो प्रशासन सुस्त नहीं बैठता। क्योंकि आप देख रही हैं कई जगहों पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब पहले विपक्ष की सरकारों में होता रहा होगा, बट भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। अंतर है कि जैसे कहीं घटना घट गई, कोई आदमी शराब पिया, वो मान लिया एक्सपायर हुआ, ये संज्ञान में आते ही उसकी जांच होती है, जांच के बाद उनको सील किया जाता है, उसमें कड़ी से कड़ी कार्य। पहले अगर हमको पता होता तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्रदेश या हमारी जो सरकार है बिल्कुल नहीं चाहेगी कि प्रदेश की जनता के ऊपर जरा सा भी किसी प्रकार की समस्या आए। इसके लिए पहले भी देखिए जो हम लोगों का जो है आबकारी की नीति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, उसी नाते बनाया था, क्योंकि पहले भी हम जानते थे कि जिससे इसके पहले की जो सरकारें रही वो इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती थी, जो घर में दारू शराब बनते थे। इस नाते योगी जी ने क्या किया कि इसी को अपने घर में ही आप बार खोलिए, 6 लीटर मतलब आपके घर में होना चाहिए, इसका लाइसेंस लीजिए और टीम समय समय पे इसकी जांच भी, जिससे कि हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा। जी मनोज जी मेरी बात सुनिए। मनोज जी, नीति की तो आपने बात कर दी है, लेकिन गुणवत्ता कहीं पर चेक होगी। जहरीली शराब जिस तरह की बन रही है उसका सेवन ना किया जाए, उसके बारे में भी, क्योंकि जब नीतियां बनती हैं तो ये बात की भी जानकारी होती है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया जाएगा, तो उसकी रोकथाम के लिए भी तो कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके लिए भी हम उसी नाते तो हमने कहा कि इसकी जो है हमारी लाइसेंस होती है, और लाइसेंस की अगर ये जो भी जहां भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं में आप कहीं भी आप देखिए किसी भी लाइसेंस दुकान की ऐसी घटना नहीं है। जो हम घरों में भी लाइसेंस दिए हैं उसकी वहां की ये घटना ही है। ये तो बिना लाइसेंस वालों की, वो तो रिकॉर्ड इसी नाते हम लोगों ने बनाया कि एक रिकॉर्ड होगा जहां हमारे लोग जाते हैं, वहां जांच सरकारी टीमें जाती हैं, जांच करती हैं आबकारी टीम के अनुसार। और रह गई बात ये जो सामने आई है, और इस पे कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे, इसकी जांच होगी। अब जांच का विषय है, इस पे मतलब जब तक जांच नहीं होगी तब तक कहना कुछ उचित नहीं होगा। जी ठीक है। उमेश जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, पहले उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये नकली शराब का धंधा है ये पुलिस की मिली भगत से और आबकारी विभाग की मिली भगत से होता है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो मिलावटी शराब का धंधा है ये पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की मिली भगत से होता है। इनके बिना
नकली शराब नहीं मिल सकती, ये किसी को देखते नहीं है। गांव-गांव में नकली शराब बन रही है। पुलिस विभाग भी और आबकारी विभाग भी पैसे लेकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिससे गरीब आदमियों की जिंदगी खत्म हो रही है जी। और प्रशासन और शासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोई इस तरह की मॉनिटरिंग नहीं होती है जिससे नकली शराब ना बने। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका, शुक्रिया मुझे कॉल करने के लिए। संजय जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, मनोज जी का तो साफ कहना है कि उनकी सरकार ने नीतियाँ बहुत अच्छी बना दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने संवेदना भी जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और लापरवाही का खामियाजा आज हम देख रहे हैं। एक जगह नहीं, एक साथ कितनी मौतों की कीमत देकर हमें इस लापरवाही का खामियाजा चुकाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे अपने चैनल में मौका दिया। और जहां तक बात है बिहार और जिस बेगूसराय की चर्चा आप अभी कर रहे थे, ये 4 लोगों की मौत, तो इस तरह की तो कोई आधिकारिक पुष्टि और हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। रह गई बात बिहार में, तो बिहार में तो 2016 1 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शराबबंदी किया गया और 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी घोषित किया गया। और पूरे बिहार में कहीं भी सरकार के द्वारा जो दुकान खोली जाती थी, जिसका ठेका दिया जाता था, इस तरह का कोई भी दुकान अब पूरे बिहार में नहीं चल रही। रह गई बात जो लोगों के द्वारा या कुछ वैसे जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व हैं, जिनका काम ही होता है कि समाज के कानून को, चाहे सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको तोड़ना, तो उसमें वो लगे रहते हैं। तो वो अगर गलत कर रहे हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होती है। और 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी कानून लाया गया और उसके कुछ दिन के बाद ही जब गोपालगंज में जहरीली शराब कांड हुआ था और उस समय प्रशासन ने मुस्तैदी से उसको काम में जो उस कुकर्म में लगे हुए थे, कुकृत्य में, उनपे फायर किया गया, उनको चार्जशीट किया गया और आज न्यायालय के द्वारा 9 लोगों को उसमें से फांसी की सजा और 4 जो महिला थी उसको आजीवन कारावास दिया गया। तो इस तरह के कठोर कारावास या कठोर सजा न्यायालय के द्वारा भी किया गया है। तो कहीं न कहीं इससे जो भी गलत करने वाले हैं उनके नजर में भी एक सबक है, जो अगर हम गलत करेंगे तो सरकार और न्यायालय के द्वारा हम पर कठोर कार्रवाई होगी। और ये बिहार के लिए या बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसके लिए गलत करने वाले के लिए सबसे बड़ी सबक है जो इस तरह का कठोर सजा मिला है। तो इस तरह शराबबंदी है, कहीं भी सरकार के द्वारा या दुकान में तो शराब नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है, सरकार की नीतियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार की नीतियों के अलावा यदि कहीं समाज में कहीं से शराब आ रही है या फिर अवैध तत्व कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसना भी शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। आगे बढ़ूंगी मैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। जी चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती है, बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। इन शराब प्रकरण में शराब माफियाओं का अटैचमेंट जो होता है, ये सारा पुलिस के ऊपर आप और हम मीडिया चैनल वाले और आम दर्शक डाल देते हैं, जबकि पुलिस का कसूर इतना नहीं होता। मगरमच्छ जो बैठे हमारे देश के भ्रष्ट राजनेता, उनकी वजह से, इन गिद्धों की वजह से ये सारी कहानी होती है। अब आप देखिए, मैं अब टीवी चल रहा है और मैं उस पर देख रहा हूँ कि सचिन वाजे को निलंबित कर दिया गया है और उस पर उसने जो राज खोले हैं उधर सरकार हिल गई और उसका असर क्या हो रहा है कि वहाँ के परमवीर को, जो परमवीर है वहाँ का पुलिस कमिश्नर, उसको हटाया जा रहा है, गृह मंत्रालय को हटाया जा रहा है। तो जब छोटी मछली फंसती है, अपने प्राण बचाने के लिए भागती है ना, तो वो नेताओं का नाम लेती है और जब नेताओं के गाज गढ़ती है तो ये सब एक हो जाते हैं।
जैसे अब राकेश टिकैत है, ये राकेश टिकैत जी, आज हम बातचीत कर रहे हैं शराब को लेकर। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे हम। और डॉक्टर रामानुज, आपसे अगला प्रश्न है मेरा। सवाल यह है कि संजय जी का कहना है कि नीतियां उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हैं और साथ ही साथ किसी भी सरकारी ठेके पर शराब नहीं मिल रही, लेकिन सिर्फ इतना कहकर ही बात को यहीं खत्म कर देना कहां तक जायज है? जी रामानुज जी, आपसे सवाल है मेरा। आगे बढ़ेंगे हम। और नाहिद अकील हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। नाहिद जी, आपके पास आऊंगी। सवाल मेरा वही होता है कि हमने संजय जी से भी बात की, मनोज जी से भी बात की, नीतियां बहुत अच्छी हैं, ये हम मान लेते हैं कि नीतियां सरकार की तरफ से अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन नीतियों के बावजूद भी यदि ये अवैध शराब का, जहरीली शराब का धंधा चलता है और इसके बाद जिस तरह के परिणाम हम देख रहे हैं, इस तरह के परिणाम सामने आते हैं, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सवाल नीतियों पे ही शुरू करती हूँ। नीतियां कौन सी अच्छी? एक तरफ मद्य निषेध विभाग है, एक तरफ आबकारी विभाग है। आप सरकार चलाने की जो मंशा होती है, वो रेवेन्यू होता है, वो शराब को ही देख करके सरकारें तय करती हैं। जहाँ तक बिहार की बात है, अभी मैं बिहार में जब शराब की पूर्ण बंदी नहीं होती तो सरकार के पास रेवेन्यू आता है, और जब पूर्ण बंदी हो जाती है तो वही सारा पार्टी के पास चला जाता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है। फिर वो पैसा सीधे पार्टी के पास बड़ी तादाद में जाने लगता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी राज्यों में है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे स्मगलिंग हो रही है, जो बड़े बड़े लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, वो भी समझना चाहिए कि वो कितने। ऐसा नहीं कि बिहार की खबर नहीं रखती हूँ, बिहार में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसी पे काम कर रही हैं। और घर घर में आप कोई भी घर खटखटा देख लीजिए, आपको शराब ना मिले तो आप बताएंगे। तो इस तरह से ये कह के पाक साफ हो जाना, या फिर उत्तर प्रदेश में जो बिहार से सटे बॉर्डर है, बनारस के इर्द गिर्द आप जो बिहार और यूपी बॉर्डर है, वहां देख लीजिए क्यों यूपी सरकार ने खटाखट लाइसेंस उठा दिए हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर पे खूब शराब इधर से उधर आ जा रही है। और शराब तो एक ऐसा खेल है कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में रोटी के इंसान अगर बाहर निकलता है तो पुलिस के डंडे खाता है, और लॉकडाउन के दौरान अगर शराब के लिए जाता है तो उसको ढोल नगारा बजा करके उनका स्वागत किया जाता है, उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाई जाती कि आइए शराब लीजिए जी। और जहां तक कच्ची शराब या लहन तमाम चीजें जाती है, वो क्या सरकार को नेताओं के संरक्षण में 50-50 लाख कोटा जो बहुत ग्रामीण अंचल में शराब का गैर कानूनी तरीके से उत्पादन कर रहा है, वो वहां के चौकी इंचार्ज को नहीं पता है, वहां के थाने को नहीं पता है, या उसका जो महीने का जाता है पैकेट उसमें कितने लोग बंटवारा लेते हैं क्या नहीं पता है। तो ये सब खाली है। बड़े लोग हमेशा क्लीन चिट रहते हैं, फंसता कौन है? वो छोटी शराब बचाने वाला। तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है? आपको याद होगा 2015 में मलियाबाद में जब 32 लोग मरे थे, उन्नाव और मलियाबाद में, तो कौन पकड़ा गया था? जो पकड़ा गया था उसने डंके की चोट पे कहा था कि थाने में मैं 50,000 रुपया महीना देता हूँ। क्या हुआ उसके बाद? वो कहाँ गए थाना इंचार्ज जिसको वो 50,000 रुपया महीना दे रहा था? जिस मीडिया के सामने उसने कहा था हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, 50,000 रुपया महीना देता हूँ तब चलाता हूँ। जी बिल्कुल नहीं जी, सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन जो कार्रवाई करता है वो कार्रवाई तब ही क्यों करता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? इससे पहले क्यों नहीं प्रोएक्टिव होकर इस तरह की छापेमारी की जाती है? और जब तमाम जानकारी लोगों को होती है कि त्योहार नजदीक आने वाले हैं, चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इस तरह के धंधे जोर पकड़ेंगे, तो इसमें पहले से नकेल कसने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए लाइन पे, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं आप। हेलो जी नीतू सिंह लखनऊ से बात कर रही हूँ मैं। जी स्वागत है आपका। देखिए मेरा कहना है, लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। जी सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना था, और तब से अब तक मैम कितनी ही आपके ही चैनल पे दिखाया जा रहा है जहरीली शराब से कितनी ही मौतें हो चुकी हैं, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैम जो ये कहते हैं वैध या अवैध, शराब शराब है मैम, वैध या अवैध नहीं होती।
जिंदगियों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, इतने परिवार तबाह हो रहे हैं और खाली केवल ये सांत्वना के जो 2 शब्द बोल देते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पुलिस प्रशासन ये सब क्या सो रहे हैं क्या? ये कब जागेंगे? और ना ही परिवारों की कोई मदद की जाती है और केवल सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। परिवारों की जिम्मेदारी किसकी है? जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है नीतू जी, कॉल करने के लिए हमें शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जी देवेंद्र, स्वागत है आपका। जी अपनी बात रखें आप। अरे मैं देखता हूँ कि जो भी ये चैनल में दिखाते हैं, डिबेट दिखाते हैं। हेलो जी जी आप बात पूरी करें। जो भी डिबेट दिखाते हैं का समाधान नहीं ढूंढते हैं। जी हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगी मैं और महफूज हसन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। महफूज जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर सवाल ये है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है, नीतियों की हम बात कर चुके हैं, तमाम घटनाओं की हम बात कर चुके हैं। यदि आपसे मैं ग्राउंड लेवल पर जानकारी की बात करूं तो आपके आसपास किस तरह का माहौल है? भट्टियों की यदि हम बात करते हैं तो कितनी संख्या में भट्टी आज भी चल रही हैं और उन पर किस तरह की कार्रवाई आपके इलाके में हुई है? जी आपको बता दें, जहाँ भट्टियों की बात की जाए तो भट्टियां गांव ग्रामीण एरिया में करीब ये इसका एक गढ़ बना है, एक हब है इसका। जैसे अंतु थाना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भट्टियां लगी हुई हैं। महेशगंज हो गया, कुंडा हो गया, मानधाता हो गया, ये एक गढ़ है। यहाँ पर गांव के अंदर करीब जगह जगह पे भट्टियां लगी हुई हैं। यहाँ मीडिया कर्मियों का जाना सीधी तरह से मना है। वहां अगर आप कैमरा चला देते हैं तो आपके साथ वहां वहां के लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं। और पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से अनजान बनी रहती है। जब किसी तरह की कोई घटना सामने आती है, कोई मौत होती है या शराब की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी होती है, तब जाके कहीं प्रशासन की नींद जगती है, नींद से उठते हैं और फिर आनन फानन में कहीं से 10 लीटर, कहीं से 50 लीटर, कहीं से 20 लीटर लहन को पकड़ते हैं। 2 अभियुक्त 3 अभियुक्त उसके साथ में पकड़ते हैं, उनको चालान कर देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। और जब भी जिला इस प्रतापगढ़ जनपद में जब भी कोई नया कप्तान आता है और वो अपने हिसाब से जनपद को मेंटेन करने के लिए सख्त आदेश देता है कि शहर में जिले में कहीं शराब नहीं बेची जानी चाहिए, अवैध शराब नहीं मिलनी चाहिए। यदि अवैध शराब मिलती है तो संबंधित थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी, थाना अध्यक्ष या सर्किल ऑफिसर को पर कार्रवाई की जाएगी, वहां के बीच के सिपाही और दरोगा के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आनंद फानंद में अपने माताहतों को खुश करने के लिए वो कभी 20 लीटर, कभी 10 लीटर, कभी 5 लीटर शराब बरामद करते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। लेकिन भट्टियां कभी बंद नहीं कराई जाती हैं। भट्टियां का आलम ज्यों का त्यों बना रहता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम जानकारी के साथ हमें ये जानकारी मिल रही है कि भट्टियां बंद नहीं होती हैं, छोटी मोटी कार्रवाई होती है, 2-3 लोगों को जेल भी भेज दिया जाता है दिखावा करने के लिए, लेकिन मूल रूप से जो जड़ है उसे खत्म करने का प्रयास नहीं किया जाता है। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मुकेश, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है, महफूज ने बताया है कि भट्टियों का काम लगातार चलता रहता है। आबकारी विभाग की यदि हम बात करें तो क्या आबकारी विभाग को इन अवैध शराब के धंधे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है? जैसा कि बता दूं कि सरकार की जो नीति होती है, सरकार ने नीति तो बना दी, लेकिन जमीनी हकीकत में उसको लागू करने की जिम्मेदारी अफसरशाही की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही उस जिम्मेदारी को माकूल तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर हमीरपुर की बात करी जाए अवैध शराब की, तो यहाँ के कई ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार होता है और बड़ी बड़ी भट्टियां लगी। लेकिन जब इस तरीके की कोई घटना होती तभी आबकारी विभाग सक्रिय होता और आनंद फानन में 10, 20, 50, 100 लीटर शराब बरामद कर लेते और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर फोटो खिंचवाकर अपनी खाना पूरी करते। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है आबकारी विभाग की होती, जिस तरीके से जिले में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, उसको रोकने की, साथ ही पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस पर पुलिस महकमा और आबकारी विभाग सिर्फ खाना पूरी करता है और पूरी तरीके भट्टियां आज भी चल रही हैं। हमीरपुर के कई ऐसे थाना क्षेत्र है जहां पर बाकायदे भट्टियों से अवैध शराब उतारी जाती है और तो और अन्य प्रदेशों पर भी अन्य प्रदेशों पर से शराब लाकर हमीरपुर जिले में
सिर्फ बेची जाती है। जी मुकेश जी, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी के चलते हमें इसे यही विराम देना होगा। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। संजय जी आपका भी धन्यवाद। नाहिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महफूज आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों की धन्यवाद के साथ ही सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बाटला हाउस केस में आज अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली की अदालत ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा। दोषी आरिस खान को सुनाई गई फांसी की सजा। पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हुई थी हत्या। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ का दोषी आरिस में आज सुनवाई हुई है। पुलिस ने खान को मौत की सजा सुनाई है। इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से तार जुड़े हुए हैं। केवल हत्या ही नहीं, अधिकारी की हत्या का भी मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जी अमित जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो बाटला हाउस केस में आज अदालत ने फैसला सुनाया है, सजा सुनाई गई है आरिस खान को, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए 2008 का मामला है, खासतौर बाटला हाउस एनकाउंटर का, और जबकि वहां पे एक पुलिस अधिकारी भी इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे, और उसके बाद लगातार जो है यहाँ पे केस चल रहा था। कई सारे इसे लेके सवाल भी उठे थे, और आज कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने इसे रियर ऑफ द रियरेस्ट केस माना है, और इसी के चलते जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी था उसे यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि अदालत ने आरोप पहले ही तय कर दिए थे, पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि केस जो है वो पूरी तरह से सही है, न सिर्फ सही है बल्कि दोष साबित होता है। लेकिन सजा का जो प्रावधान था वो आज आतंकी आरिस खान को जो पेंडिंग मामला चल रहा था, खासतौर पर आज अदालत सजा सुनाने के लिए बैठी थी, तो जो आतंकी आरिस खान है उसे यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी। और खासतौर पर जब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे तो उसे लेके कई सियासी पार्टियों ने सवाल उठाए थे। ये भी कहा गया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर झूठा है, और किस तरह से इसे लेके बहुत राजनीति हुई। और अब चूंकि अदालत ने यहाँ पे से न सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रियर केस माना बल्कि आरिस खान को फांसी की सजा भी सुनाई है। जी इसके अलावा कथित रूप से इंडियन मुजाहिदीन से भी आरिस खान के तार जुड़े हुए हैं। देखिए पुलिस ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए है कि किससे इंडियन मुजाहिदीन से इसके तार जुड़े हुए थे, और उसके बाद ही इसे जो है फांसी की सजा दी गई है। और खासतौर पर अगर आरिस खान की बात करें तो आरिस खान जो है वो लगातार सक्रिय सदस्य रहा है, जो पुलिस ने यहाँ पे एविडेंस पेश किए थे, और उसके बाद इस तरह की यहाँ पे घटना हुई जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया था। और 2008 यानी बात करें तो लगभग 13 साल जो है पूरे मामले को होने जा रहे हैं, और ऐसे में अब अदालत का फैसला आता है। जाहिर तौर पर पूरी जो पर्दा पड़ा हुआ था उससे आज पर्दा उठ गया, और साफ तौर पे जी अमित जी आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 2008 के बाटला हाउस केस में अदालत का बड़ा फैसला आया है। आरोपी आरिस खान को मौत की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने खास तौर पर ये दरख्वास्त की थी कोर्ट से कि आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाए, और वही फैसला आज हुआ है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।